अपनी फर्स्ट टू 12 सारी क्लासेस केंद्रीय विद्यालय सार से ही की हैं। तो क्लास 11th में आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? सर एज सच कोई स्पेशल प्रिपरेशन मैंने 11th में स्टार्ट नहीं की थी। बड़ी बात यह है कि खुशी का ये पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ही इसने इतनी अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया। गर्ल्स के अंदर सेकंड रैंक लेना और ऑल इंडिया 19 रैंक लेना एनडीए के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 15 दिन में आपको की पॉइंट्स मिल गए कि आपको किन एरियाज के अंदर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यस सर। तो उसके बाद मेरे जितने भी टीचर्स थे, जैसे सर आप संजय सर फिजिक्स के लिए, और सुनील सर, पुष्कर सर और एकता मैम थी, या फिर मनप्रीत मैम थी, मेरे जितने भी टीचर्स थे सबने सपोर्ट किया। आज की वीडियो में हमारे साथ है खुशी हमारे स्कूल से एनडीए टॉपर है और गर्ल्स में इसकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक है और ऑल इंडिया रैंक बॉयज़ और गर्ल्स मिला के करें तो 19 रैंक है। खुशी बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, आपके टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में खुशी एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगी। खुशी थैंक यू सो मच यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो खुशी सबसे पहले आप अपना जो पढ़ाई का आपका एक फील्ड रहा है, ये आपका जो स्टडी का रहा है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो पहले। सर मैंने अपनी फर्स्ट टू 12 सारी क्लासेस केंद्रीय विद्यालय संगठन से ही की है। मैं फर्स्ट टू 12 केवीएस की स्टूडेंट रही हूँ और 11th और 12th दोनों मैंने यहीं पे केवी हिसार से ही की है। और एज सच कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, मतलब 11th और 12th में जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन्हीं को थोड़ा सा अपर लेवल या फिर जो लेवल आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो उसी लेवल में प्रोफिशिएंसी, यानी जो भी आप कर रहे हो उसको अच्छे से अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो दैट इज मोर देन इनफ हर एग्जाम के लिए। इसका मतलब आपने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो कुछ पढ़ा, यस सर, वो सभी कंबाइंड होके और आपने इस रिजल्ट के अंदर उसका रिजल्ट आपको दिखाई दिया है। यस सर। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई 1 महीने की तैयारी थी, 2 महीने की तैयारी थी, या क्लास 11 होते ही आपने टारगेट कर लिया था कि मेरे को एनडीए में जाना है। ये तो हमारा क्लास 11 में ऐसा कोई टारगेट था नहीं सर। तो खुशी अब आप ये बताइए कि क्लास 11 और 12 जो बच्चे का एक बहुत ही बेसिक होता है और लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर 11th और 12th में जो भी मुझे स्कूल में पढ़ाया जा रहा था उसको मैंने अच्छे से पढ़ा और एक एक्स्ट्रा एज के लिए कोई एमसीक्यू की प्रैक्टिस या फिर कोई और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं 11th और 12th इन्हीं क्लासेस में थी तो हमारे स्कूल में आर्मी का एक एक्सपीडिशन टाइप होता है, यानी कि आर्मी के कुछ ऑफिसर्स, कुछ एनसीओज और जेसीओज आते हैं और वो बच्चों को बताते हैं। एंड सेम हमारे स्कूल में भी हुआ। हम लोग उस टाइम थे, लाइब्रेरी में एक ऐसा ही सेमिनार टाइप ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पे एक कैप्टन थे, आई डोंट नो हिज नेम, बट उन्होंने आके बताया कि आर्मी आपको लाइफ में ये सब अपॉर्चुनिटीज देती है, ऐसा ऐसा सब होता है। सो एट दैट टाइम आई थॉट कि शायद ये कैरियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था भी जब मैंने डिसाइड किया कि शायद आर्मी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं गर्ल्स के लिए। और मुझे उसी टाइम पता चला था कि एनडीए भी गर्ल्स के लिए ओपन है, तो इस एंट्री के थ्रू हम परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तब आप 10th क्लास में थे तब आप? यस सर। ओके। तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इस फील्ड में भी जाना चाहिए। तो क्लास 11th में आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? सर एज सच कोई स्पेशल प्रिपरेशन मैंने 11th में स्टार्ट नहीं की थी, पर हाँ ये था, जैसे आपको एग्जाम का पता रहता है कि मैथ्स इतने मार्क्स का आता है, इंग्लिश सो एंड सो और जीएटी होती है, तो उस हिसाब से जैसे आप 11th और 12th में मैथ्स पढ़ते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स, इवन आप जब एनडीए का सिलेबस देखोगे तो उसमें 11th और 12th की ही मैथमेटिक्स है सारी की सारी, एंड साइंस तो कहीं तक 10th लेवल का भी रहता है। तो जब आप 11th और 12th में प्रिपेयर कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि अगर आपको कंपटीशन के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम किया है आपने, और आपने जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो एट द एंड आप सारे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स या फिर जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके बेस पे किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। आपका कहने का मतलब ये है कि आपको स्पेशल कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 9th से 9th 10th 11th 12th का सिलेबस ढंग से देख लेंगे तो ऐसे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, जैसा कि आपने किया। आई थिंक आपने इसकी कोई स्पेशल कोचिंग वगैरह नहीं ली थी? नहीं सर, रिटन एग्जाम के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। ठीक है। तो जब आपका रिटन एग्जाम हो गया था तो मुझे याद आ रहा है कि जब तेरा रिटन एग्जाम हुआ था तो एग्जाम होने के बाद मेरे पास आई थी तो कि सर मेरा पेपर है और मैं श्योर हूँ कि हो जाएगा। तो उस दिन मैंने आपको बोला था कि हाँ आपका आगे भी हो जाएगा, है ना? तो उसके बाद आपने जो प्रिपरेशन करी उसके बारे में आप आगे जो बच्चे हैं जो इसकी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? सर रिटर्न होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एसएसबी में, मतलब एनडीए के प्रिपरेशन में रिटर्न होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एसएसबी का। एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एक 5 दिन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देयर दे विल
सर्च कि आपके अंदर क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, और वो आपको टेस्ट करेंगे फॉर कंप्लीट 5 डेज। तो वो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी जो पर्सनैलिटी नहीं है आप वो बना के दिखा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जो मैं नहीं हूँ वो भी मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि 5 दिन के अंदर दे हैव टेस्टेड, मतलब आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा कैंडिडेट्स वो डेली असेस करते हैं और वो कर चुके हैं। तो किसी भी टाइप की फेकिंग आपकी पर्सनालिटी में वो लोग पता कर लेंगे। सो फॉर दी वेरी बेसिक लेवल, अगर आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है तो इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, आप एक अच्छे इंसान बनो, रेदर देन फोकसिंग ऑन कि मुझे 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अपने अंदर इनकलकेट करनी है, या मुझे रटना है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनमें कौन सी क्वालिटीज है। इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग और आप अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करते हो, इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी रखते हो और एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, तो जब आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे सो यू विल फाइंड कि ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस जो मैं अपने डेली लाइफ में कर रहा था मुझे उसी को एक्सप्रेस करना है। तो कहने का मतलब है अगर कोई शो ऑफ करता है बच्चा तो वहाँ पे पकड़ा जाता है। सर ऑब्वियसली पकड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ जो असेसर्स है एट द एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और आप उनके पास पहली बार जा रहे हो सकता है दूसरी तीसरी बार जा रहे हो, लेकिन वो हर बार कितने बच्चे असेस करते हैं, उन्होंने हज़ारों बच्चे असेस किए हैं, तो वो देखते ही अगर आपकी पर्सनैलिटी में फेकिंग है वो तभी पता कर सकते हैं कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है और ये इसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। तो जैसा कि खुशी बता रही है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल आपका जो रियल बिहेवियर है या आपने किसी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग ली है, तो ट्रेनिंग से अगर आपने अपने बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज कर लिया है तो वो वहाँ पे दिखाना होता है और उसका जो टेस्ट होता है उसी का होता है। अब यहाँ पे मैं खुशी के बारे में एक खास बात और बताना चाहूँगा कि इसने ना कोई कोचिंग ली बगैर कोचिंग के, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी का ये पहला अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट में ही इसने इतनी अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया। गर्ल्स के अंदर 2nd रैंक लेना और ऑल इंडिया 19 रैंक लेना एनडीए के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और इसके पीछे का कारण है इसका डेडिकेशन का लेवल। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि एक बार ये शायद एनडीए का एग्जाम दे के वापस आ रही थी या पता नहीं ट्रेनिंग से वापस आ रही थी, और क्लास का मैंने होमवर्क दिया हुआ था कि आपको ये काम करके लेके आना है, और नेक्स्ट डे नोटबुक चेक होने वाली थी। इस लड़की ने अपना होमवर्क ट्रेन में बैठ के पूरा किया है, और ट्रेन में भी ऐसा नहीं कि इसके पास नोटबुक थी या इसके पास क्लास नोट्स थे, कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता कहाँ से इसने पेपर का अरेंजमेंट किया है, इसने पेपर अरेंज किए हैं और फिर गूगल से किया, यूट्यूब से किया, ये जाने कैसे इसने पूरे नोट्स बनाए अपने, और अगले दिन वो नोट्स स्टेपल करके नोटबुक में लेके आ रही है। और मैंने इसे पूछा खुशी ये क्या है, क्योंकि मैंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि ये नोटबुक में एक्स्ट्रा पेज चिपका के लेके आए, क्योंकि इसका काम बहुत ही साफ सुथरा होता है। तो जैसे मैंने इसकी नोटबुक में काम देखा मैंने पूछा खुशी ये क्या है, तो इसने बताया कि सर ये काम है ना मैंने कल रात को ट्रेन में सफ़र के दौरान किया। तो आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो कि एक बच्चा जब अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है तो जो सफलता होती है ना अपने आप उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। आपको सफलता के लिए प्रयास नहीं करने हैं, अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो आदतें हैं उनको सुधारो, आदतें अच्छी बनाओ, स्किल्स को अपने इम्प्रूव करो, और जो आपका मेनली जैसे खुशी बोल रही है कि स्कूल का जो सिलेबस उस पर इसने फोकस रखा और उसी के दम पे इसने टेस्ट क्वालिफाई किया। तो आप जो बच्चे हैं जो भविष्य में आगे एनडीए के अंदर जाना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस बात से आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो खुशी जब आपका एसएसबी का हुआ तो उसके अंदर जो मेन स्टेप्स होते हैं Yes, sir. वो क्या होते हैं, और अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो स्कूल लेवल पे कैसे क्या तैयारी कर सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे अपने केवीएस के अंदर कई तरह के प्रोग्राम होते हैं Yes, और अपना एक असेंबली में एक अच्छा मंच भी होता है बच्चे के लिए, Yes, sir. तो उसका क्या फ़ायदा मिला आपको जिससे आपको अपना एसएसबी क्वालिफाई करने में कोई मदद मिली? सर हम पहले एसएसबी के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं इससे स्टार्ट करते हैं। एट अ वेरी बेसिक लेवल मैं बस ऊपर से आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि एसएसबी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे या बताऊंगी मैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो एसएसबी का जो प्रोसेस होता है वो जब आप उसमें मैंने जैसे बताया वो 5 दिन का प्रोसेस है। जब आप फर्स्ट डे रिपोर्ट करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन योर बैच आप कितने भी बच्चे रिपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम 50 to 150 250 और कुछ एंट्रीज में 400 तक भी रिपोर्टिंग आराम से चली जाती है। तो फर्स्ट डे जो टेस्ट होता है दैट इज स्क्रीनिंग, और जैसा स्क्रीनिंग बता रहा है यानी एक छलनी टाइप, वो ऊपर से बच्चे को ये टेस्ट करेंगे क्या वो अगले 4 दिन के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने लायक है या नहीं है। वहाँ पे आपके 2 OIR होंगे, OIR 1 और OIR 2। OIR इज ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट, जिसमें वो आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मेंटल एबिलिटी, और वो कुछ बहुत ज़्यादा टफ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन नहीं होते, काफ़ी इजी लेवल के नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस। और उसके बाद होता है PPNDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बेस पे आपको 4 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी लिखनी होती है। जब आप वो स्टोरी लिख देते हैं फिर आपको डिवाइड किया जाता है
10 to 15 डिपेंडिंग अपॉन कितनी रिपोर्टिंग है उतने के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे हमारा 15-15 का ग्रुप था और फिर 15-15 के ग्रुप में वहाँ पे जो असेसर्स होंगे वो आपसे कहेंगे कि आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है। देन आप अपनी स्टोरी को नरेट करेंगे। जैसे 15 बच्चे हैं तो एक एक करके सभी अपनी स्टोरी को नरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल देना चाहो, कोई पिक्चर दिखा दी आपको। हाँ, जैसे आपको कोई पिक्चर दिखा दी गई है, आपने उसमें 4 सेकंड के अंदर आपने कोई स्टोरी लिख दी। कोई स्टोरी एक्शन ओरिएंटेड होगी, थीम ओरिएंटेड होगी, कोई भी आपने पर्टिकुलर स्टोरी लिखी होगी। देन आपको स्टोरी को नरेट करना है। जब आप उस स्टोरी को सबके सब नरेट कर दोगे देन द ऑफिसर विल से कि अब आप सबको एक कॉमन स्टोरी बनानी है। यानी 15 बच्चे 15 अलग अलग स्टोरीज और 15 अलग अलग स्टोरीज से फिर सबको डिस्कस करना है। यानी सब अपने ये बताएंगे कि मैंने इस पिक्चर में ये देखा तो इस स्टोरी में ये हो सकता है, यानी ये पास्ट में ऐसा था, प्रेजेंट में ये चल रहा है और इससे आउटकम ये हो सकता है। वो 15 बच्चे डिस्कस करेंगे और सब मिलके एक कॉमन स्टोरी पे आएंगे। अब कई बार जब ज्यादा फिश मार्केट बनता है तो उस ग्रुप को हाफ में भी डिवाइड कर देते हैं और इसके बेस पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं और जो फर्स्ट डे सर्वाइव कर जाते हैं वो स्क्रीन इन कैंडिडेट्स कहलाते हैं। जैसे हमारे केस में 130 रिपोर्टिंग थी और 130 में से सिर्फ 32 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, यानी अराउंड 98 to 100 बच्चे जो थे वो फर्स्ट डे स्क्रीन आउट हो गए थे। अब उसके बाद जो बचे हुए 4 दिन है उस दिन आपके पास 4 मेन काम है। पहला साइक टेस्ट, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू, देन जीटीओ और आपकी कॉन्फ्रेंस। जैसे एएफएसबी के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें स्क्रीनिंग के जस्ट बाद ही साइक टेस्ट होता है, बट आर्मी और नेवी के बोर्ड्स में नेक्स्ट डे साइक टेस्ट होगा। फिर साइक टेस्ट में भी कई सारे टेस्ट होंगे। जैसे आपने याद हो तो फर्स्ट डे आपने पीपीडीटी की स्टोरी लिखी, सेम ऐसे ही आपको 11 पिक्चर्स और दिखाई जाएंगी और वही सेम टाइम आपके पास 4 मिनट का टाइम होगा, 15 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी और आपको इन कॉन्टिन्यूएशन लगातार वो 11 स्टोरीज लिखनी है और जो 12th पिक्चर आएगी वो एक ब्लैंक पिक्चर होगी। फिर आपको ब्लैंक पिक्चर से अपनी स्टोरी लिखनी है। उसके बाद आपका WAT का टेस्ट होता है, यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये जो फर्स्ट था दिस वाज TAT यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब है आपका WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा। लेट अस से आपको एनिमी दिखाया, लव दिखाया, केयर दिखाया, कंपटीशन दिखाया, कुछ भी, तो इट इज टू जज कि बच्चा ये वर्ड देखता है। जैसे कोई लव को किसी ने वर्ड आया लव, तो लव से अब आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है। विद इन 15 सेकंड्स आपको वो सेंटेंस लिखना है। और इसके पीछे साइक क्या टेस्ट करता है कि मैंने कहा ना आप कुछ भी फेक नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे दिमाग में एनिमी को देखते ही क्या आता है। अब आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, आपके अंदर मतलब आपके दिमाग में क्या फीड है कि आप एनिमी को देख के क्या वर्ड बनाओगे, कंपटीशन को देख के क्या। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड। कोई बच्चा बनाएगा एवरी टास्क बिकम्स इजी व्हेन यू हैव फ्रेंड्स। मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके पास फ्रेंड्स है तो आपका टास्क इजी हो जाएगा। कोई कहेगा फ्रेंड्स आर नॉट सपोर्टिव, तो यानी सेकंड वाला सेंटेंस क्या दिखाता है कि इस नेगेटिव मेंटालिटी है, इसकी मेंटालिटी नेगेटिव है, या तो इसको जिंदगी में मिले ऐसे इंसान है जिसने कभी सपोर्ट नहीं किया, या फिर ये इसकी सोशल एडेप्टेबिलिटी, अगर हम इन डिटेल जाएं तो सोशल एडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर थोड़ा लो है। उसके बाद आपका SRT का टेस्ट होता है। SRT स्टैंड्स फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है और बुकलेट में सिचुएशंस लिखी होती हैं। जैसे कि यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और आपने देखा कि कोई बच्चा ट्रेन से स्लिप हो गया, तो आप क्या करोगे। या फिर आप स्टेशन जा रहे थे, आप ट्रेन में गए, आपने देखा कि आपने कूली को सामान दिया था लेकिन आपकी सीट के पास सामान ही नहीं है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। ये भी सेम, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर है, तो ये आपकी साइकोलॉजी यानी आपके दिमाग में क्या बिल्ट है उसको टेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप इंस्टेंट रिएक्शन क्या करते हो किसी सिचुएशन के प्रति। बहुत लिमिटेड टाइम है, 60 क्वेश्चन है और 30 मिनट है सिर्फ, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको जब कोई काम जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो आपके दिमाग में जो फीड है, जो आपका बेसिक मेंटलिटी है सोचने की, वही सामने आती है। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको SRT में कोई सिचुएशन आती है कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और आपने देखा ट्रेन के गेट से कोई बंदा स्लिप हो गया है। नाउ इट्स योर मेंटलिटी कि आप उसको, एक बंदा इस तरीके से देख सकता है, यार चलती ट्रेन थी, वो गेट से स्लिप हो गया, यानी उसका वो तो गया, यानी वो तो डेड है, और डेड नहीं है तो इंजरी तो पक्का ही पक्का है, वो नीचे गिरा है, फिर मैं चेन पुल करूंगा, फिर मैं लोगों को बुलाऊंगा, मेडिकल हेल्प और एंड दिस एंड दैट। क्योंकि बेसिक कोचिंग्स में कई बार सिखाया भी जाता है कि यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, यही करने। एट द सेम टाइम अगर आप उस चीज को पॉजिटिवली लेके चलो कि यार हो सकता है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, तब वो स्लिप हो गया हो, तो वो कहीं गिरा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो प्लेटफॉर्म पे आया, फिर वो वापस ऊपर आ गया। या फिर ये हो सकता है कि ट्रेन चल रही थी, वो स्लिप भी हुआ, लेकिन उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया, वो ऊपर आ गया, खुद ने साइड के जो सपोर्टिव है वो पकड़ लिए। तो मैं रिस्पॉन्स में सिर्फ ये भी लिख सकती हूँ कि मैं उसको कहूंगी कि थोड़ा केयरफुल रहो, या फिर मैं गेट को क्लोज कर दूंगी। और इन द केस अगर किसी बंदे की, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये मेंटलिटी गलत है कि वो किली हो गया होगा, बट एट द एंड ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो जो साइक है, जो साइक का ऑफिसर है, वो आपकी यही टेस्ट कर रहा है कि आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हो। फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, और पर्सनल इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आप अपने आप को कैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को प्रेजेंट करोगे।
दिस इज द बेस्ट पार्ट जहाँ पे आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बोलने की पूरी लिबर्टी है। कोई आपके पास सेट रूल्स नहीं है कि आपको यही बोलना है, ये नहीं बोलना है, जैसे साइक टेस्ट में होते हैं या जीटीओ में भी आपको बोलने का लिमिटेड चांस मिलता है। एंड ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियरी और सबसे क्रूशियल इंटरव्यू का ही फेज होता है। अब जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ भी पूछेगा, सो दैट इज आपको अपने आप को, जैसे आप असल जिंदगी में हो, आपने कोई गलती की है, डू टेल हिम फ्रैंकली कि सर मेरे से ये गलती हुई। आपने पहले, आपसे रिटर्न का एग्जाम नहीं निकला, वो पूछेगा कि अच्छा आपने दूसरा तीसरा अटेम्प्ट किया, आपका रिटर्न क्यों नहीं निकला? जस्ट टेल हिम कि सर मैं पढ़ी नहीं थी, मैं पढ़ा नहीं था, इसलिए रिटर्न नहीं निकला, और अब मैं पढ़ा, अब मेरा रिटर्न निकल गया। देयर आर कैंडिडेट जो पहले रिकमेंड हुए, मेरिट आउट हुए, दूसरी बार रिटर्न नहीं निकला, तीसरी बार फिर से एसएसबी में आए, तो उनसे पूछा गया कि आपका पिछले वाला रिटर्न एग्जाम क्यों नहीं निकला? दे वर ट्रू कि सर मैं नहीं पढ़ा इसलिए नहीं निकला। अब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद ही आप इम्प्रूव करोगे। और उसके बाद होता है आपका जीटीओ, यानी जो ग्रुप के टास्क होते हैं, उसमें आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। अब इनकी डिटेल में जाने की बजाय हम सीधा बताते हैं, ग्रुप डिस्कशन यानी वही आपके 10 बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन 2 टॉपिक्स के ऊपर आप सबको डिस्कस करना होगा। द ओनली थिंग इज यहाँ पे आपको कोई कंक्लूजन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, और जो भी आप पॉइंट्स रख रहे हो उस ग्रुप में, द जीटीओ जो कि आप कर रहे हैं वो पॉइंट को वैलिडिटी उसकी चेक कर रहा होगा, वो सुन रहा होगा। फिर आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, यानी आपको दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से इतने सारे टास्क करने हैं, 4, ये आपके पास फ्रेम है, ये रिसोर्सेज हैं, ये टास्क परफॉर्म करने हैं, वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। उसके बाद आपके पीजीटी, एफजीटी, एचजीटी, यानी ये सब ग्राउंड के टास्क होते हैं, जिसमें आपको फट्टी, बल्ला, रस्सी या इन सब की हेल्प से जो टास्क है वो परफॉर्म करने होते हैं। और देन कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क इज अबाउट कि आपको कमांडर बना दिया जाएगा, 2 आपके साथ सबऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, और एक टास्क होगा डिपेंडिंग अपॉन आपने पहले कैसा परफॉर्म किया। जीटीओ आपको टेस्ट करेगा और वो कहेगा यहाँ पे कोई बॉम्ब है या कोई ऑब्जेक्ट है, आपको उसे रिट्रीव करना है, तो आप कैसे रिट्रीव करोगे, वो कमांड टास्क होता है। और इसमें वो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी चेक करते हैं कि एक विशेष सिचुएशन है तो वहाँ पे कैसे प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करते हो। यस सर। और आपके साथ जो 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनसे किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, कि आपके अंदर सारा का सारा डोमिनेट करने का ही मॉड्यूल है कि आप खुद ही डोमिनेट करोगे, या फिर आपके अंदर लीडरशिप ही नहीं है कि वो दोनों भी इक्वल है और मैं भी वैसा ही हूँ। इन द सेंस आपको उनके साथ कोऑपरेट भी करना है, बट आपको उन्हें लीड भी करना है, बिकॉज अ गुड लीडर ऑलवेज लीड्स थ्रू एक्शंस, वो अपने एक्शंस के थ्रू ही लीड करता है। और इसमें लेक्चरेट भी होता है। अब लेक्चरेट पे मैं स्कूल के बारे में लेक्चरेट का लास्ट में बताती हूँ। एक होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, उसमें कुछ 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो आपकी थोड़ी बहुत फिजिकल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, यानी आप फिट हैं कि नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, आप बहुत अच्छे रनर हो या आपकी बहुत ज़्यादा फिजिकल, मतलब जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। बेसिक टेस्ट, बिल्कुल बेसिक। अगर आप नॉर्मल, जैसे आजकल के अर्बन सोसाइटी के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे आप डेली थोड़ा बहुत भागते नहीं तो एटलीस्ट फिजिकल कोई ना कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे गांव के बच्चे होते हैं, यस सर, उनको कोई एक्सरसाइज करते ही फिजिकल एक्सरसाइज, उनको कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में। और जीटीओ में मैंने जो कहा लास्ट टास्क, दैट इज लेक्चरेट। लेक्चरेट इज आपके ग्रुप में मान लो 10 बच्चे हैं, तो 9 बच्चे सेमी सर्कल में इधर बैठे होंगे, आप उनके सामने खड़े होंगे और आपको एक कार्ड के ऊपर 4 टॉपिक मिलते हैं। उन 4 में से किसी एक टॉपिक पे आपको 3 मिनट तक लगातार बोलना होता है। 9 बच्चों के पीछे आपका जीटीओ बैठा होता है जो आपको सुन रहा होता है, असेस कर रहा होता है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि स्कूल आप हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे केवीएस है, केवीएस में हर फ्राइडे, नहीं तो एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे तो हमेशा कोई ना कोई कंपटीशन होता ही होता है। और बहुत सारे कंपटीशन साल में ऐसे भी होते हैं जब आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है। तो अगर आप उस जो मौका मिला है आपको उसे यूटिलाइज कर पा रहे हो, अगर उस चांस पे आप हिट कर पा रहे हो, तो बिलीव मी, जब आप 1500 बच्चों के आगे बोल पा रहे हो तो आप 9 बच्चों के आगे नहीं बोल पाओगे। और जो कॉन्फिडेंस आपका केवीएस में बिल्ट होता है, अब आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, खेलने के लिए मिलेगा, यहाँ पे रीजनल स्पोर्ट्स मीट होती है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे होते हैं, यूथ पार्लियामेंट होता है। अगर आप इनको यूटिलाइज करोगे ना, तो एसएसबी इज जस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी पहले से अच्छी है, डेवलप्ड है, तो आप एसएसबी को बहुत आसानी से असेस कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि कौन से टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। वेरी गुड। तो ये तो आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा इसके यस। तो केवी का जो आप बोल रहे हो कि जो प्लेटफॉर्म मिला केवी के अंदर आपको, यस, तो उसने बहुत हेल्प किया आपको आपके एसएसबी को क्वालिफाई करने में। और आपने थोड़ा बहुत, जैसे एसएसबी के अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन के लिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया या आपने किसी कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन की? सर मैंने बेसिक एक 15 दिन का एसएसबी का कोर्स होता है, क्योंकि मैं एक 12th अपियरिंग कैंडिडेट थी, तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कि एसएसबी किस तरीके से होता है, क्या होता है। मुझे तो यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैंने एक 15 दिन की बेसिक कोचिंग ली जहाँ पे मुझे बताया गया कि ये टेस्ट होते हैं और इनसे आप
और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस टेस्ट से, यानी अगर साइक का कोई टेस्ट चल रहा है तो उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आप ऐसे रिस्पांस दे रहे हैं तो साइक आपकी साइकोलॉजी को ऐसा पढ़ रहा है। उन 15 दिन में आपको की पॉइंट्स मिल गए कि आपको sir. किन एरियाज के अंदर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यस सर। तो उसके बाद आपने बुक्स की मदद ली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली, जैसे सर मैंने उसके बाद एक तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, द इंडियन एक्सप्रेस। उसमें अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे या द आइडियाज का पेज पढ़ोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो अपने आप बिल्ट होने लग जाती है। आप किसी भी टॉपिक को एनालाइज करने लग जाते हो और आपको जो जियोपॉलिटिकल जैसे करंट अफेयर्स है या फिर कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो बहुत हेल्प करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के टाइम भी, पर्सनल इंटरव्यू के टाइम भी या फिर लेक्चरेट के टाइम भी, आप जब भी उनको यूज कर रहे होते हो ना तो वो आपको काफी हेल्प करते हैं। तो उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर को रीड किया। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, अगर आप करिकुलम से बाहर की कोई बुक्स पढ़ सकते हो तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप ही करती हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो करंट अफेयर्स या फिर जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाते हैं या एसएसबी के बारे में भी गाइडेंस देते हैं, तो वहाँ से भी हेल्प हो सकती है सर। ओके, तो आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर यस सर। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मदद आप चाहते हो कि भाई हाँ इनकी मदद से या गाइडलाइन से कि मैं अपनी पूरे टास्क की धाप के लिए तय किए, यस सर, है ना, इसको आप इजी बना पाए? सर मैंने पहले भी कहा था केवीएस का बहुत बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में, एंड केवीएस के टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। केवीएस में जो टीचर्स है दे आर हाईली क्वालिफाइड, हाईली सपोर्टिव, वो आपको हर चीज़ में बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। एंड मेरे केस में मेरे जितने भी टीचर्स थे, जैसे सर आप संजय सर फिजिक्स के लिए, और सुनील सर, पुष्कर सर और एकता मैम थी या फिर मनप्रीत मैम थी, मेरे जितने भी टीचर्स थे सबने सपोर्ट किया। एंड कहीं ना कहीं जो आप क्लास में सीखते हो या फिर स्कूल में सीखते हो, आपकी जो स्कूल लाइफ है, जो स्किल्स, जो मैनेजमेंट स्किल्स आप यहाँ पे सीखते हो वो आपको एसएसबी में ही नहीं पूरी लाइफ में हर जगह काम आती है। तो खुशी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। और क्योंकि जैसे आपको पता है केवीएस के अंदर जो लेफ्टिनेंट से प्रमोट होकर ब्रिगेडियर में जाते हैं तो वहाँ से जाके वो चेयरमैन भी बनते हैं। तो अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में आप हमारी चेयरमैन बन के आएँ और आपके वेलकम का हमें फिर से मौका मिले। थैंक यू सर।